बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सैंपल साइज डिटर्मिनेशन या सैंपल साइज एस्टिमेशन के हवाले से कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम ये स्टडी करेंगे कि हम सैंपल साइज फॉर क्वांटिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव स्टडी हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं और ये मेथड जो हैं ये सैम्पलिंग के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की सैम्पलिंग जो है यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं सैम्पल को सिलेक्ट करने के। इसी तरह क्लस्टर सैम्पलिंग है उसके लिए अलग मेथड है। इसी तरह और भी जो दूसरे मेथड्स हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग है उनके लिए भी सैम्पल को सिलेक्ट करने के अलग मेथड्स हैं। जब भी सैम्पल को सिलेक्ट किया जाता है तीन चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ है सबसे पहले लेवल ऑफ परसीजन कि एक परसीजन जो है उसका लेवल कितना होना चाहिए, 5% 10%, यानी कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ओरिजिनल जो हैं पैरामीटर उसके कितने क्लोज होने चाहिए या उससे कितने अवे होने चाहिए, कितनी एक रेंज है जो हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और रिस्क। अच्छा, ये जो लेवल ऑफ परसीजन है इसको अमूमन जो है 5% तक लिया जाता है। द रेंज इज ऑफन एक्सप्रेसिंग इन परसेंटेज पॉइंट्स प्लस माइनस 5%। हम कहते हैं कि दिस इज सूटेबल। यहाँ तक हम वेरिएबिलिटी को हम यहाँ पर हम हैंडल कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और रिस्क कि हम जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है या रिस्क जो है वो हम कितना रखना चाह रहे हैं। इसके लिए भी आपने जो है कॉन्फिडेंस लेवल वो अमूमन 95% रखा जाता है, ये 98%, 99% या 90% भी होता है, लेकिन मोस्टली यूज्ड होता है वो 95% होता है कि हम कहते हैं कि 95% हमें कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं उसके दरमियान जो है हम 95% कॉन्फिडेंट होते हैं, या हम कहते हैं अगर इफ़ हम 100 केसेस लें, 100 टाइम्स एक सैम्पल से हम कैलकुलेशंस करें तो हमारा जो 95 टाइम्स जो है हमारा जो रीजनल पॉपुलेशन पैरामीटर जो है इस जो 100 सैंपल में से 100 कॉन्फिडेंट इंटरवल बनेंगे, 95 टाइम्स जो है हमारा ओरिजिनल पैरामीटर जो है इन कॉन्फिडेंस लिमिट्स के अंदर फॉल करेगा। या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि 95% कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो रीजनल पॉपुलेशन पैरामीटर है ये जो वैल्यू हमारी जो गिवन रेंज जो आ रही है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर वो फॉल कर रही है। उसके बाद है डिग्रीज ऑफ वेरिएबिलिटी कि हम वेरिएबिलिटी जो है एट्रीब्यूट्स की या फिर हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वो कितनी होनी चाहिए। हमारी जो पॉपुलेशन होती है अगर तो वो होमोजेनियस होती है तो हमारा जो सैंपल साइज होता है वो स्मॉलर होता है, क्योंकि जो ऑल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जिस तरह मेल जो है ये आपस में जो है होमोजीनियस है, फीमेल्स हैं वो आपस में होमोजीनियस है। अगर हमारी स्टडी जो है इस ओनली सिर्फ मेल के ऊपर हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सैंपल साइज है हम कम ले सकते हैं फॉर स्पेसिफिक स्टडी। दिस कुड बी एनी स्टडी। अगर हमारे पास पॉपुलेशन जो हेट्रोजीनियस है, मेल फीमेल के लिए हेट्रोजीनियस और फीमेल मेल के लिए एक हेट्रोजीनियस है, अगर हमारी इस तरह की स्टडी हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये हेट्रोजीनियस है। तो यहाँ पर हम जो है सैंपल साइज जो है एज कम्पेयर टू होमोजीनियस पॉपुलेशन उसको हम ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा जो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल एज ग्रुप्स के हिसाब से भी हो सकती है या एरिया के हिसाब से भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अच्छा, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन के लिए हम फर्दर जो फार्मूला पढ़ेंगे उसमें के अंदर हमें एक प्रोपोर्शन जो है वो भी यूज़ करेंगे। प्रोपोर्शन जो है वो क्या होता है? प्रोपोर्शन जो होता है यानी कि जिस हम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसका टोटल वो कितने उसकी रेशियोज जो वगैरह जो है वो पॉपुलेशन के अंदर कितनी मौजूद है। प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी जो है ये ऑलमोस्ट मिलती जुलती चीज़ें हैं लेकिन दोनों के दरमियान बड़ा फ़र्क है। प्रोपोर्शन जो है ये एग्जिस्टेंट चीज़ होती है और प्रोबेबिलिटी जो है ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ होती है। प्रोपोर्शन यानी कि हम कहते हैं कि जी एक क्लास के अंदर जो मेल की प्रोपोर्शन कितनी है, हम इंटरेस्टेड है मेल में डिवाइड बाय टोटल। अगर मेल जो है 20 मेल हैं आउट ऑफ 45 क्लास तो हम 20 डिवाइड बाय 45 करेंगे। इसको हम प्रोपोर्शन से डिफाइन करेंगे। हम ये एक एग्जिस्टेंट चीज़ है। अच्छा, जब हम सैंपल साइज के लिहाज से प्रोपोर्शन भी
हम जिस वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है उसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे तो अमूमन जो है वो 50% लिया जाता है। 50% यानी कि 0.50 पी की वैल्यू को एज ए रिप्रेजेंट किया जाता है, और पी की वैल्यू जो है 0.50 ये एक ग्रेटर लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है एज कम्पेयर टू 20% या 80%, या सिंपली हम कहते हैं 50% से वैल्यू या अबव होगी या बिलो होगी, वो उन सबसे ज़्यादा जो वेरिएबिलिटी होगी वो 50% के अंदर ही आएगी। यानी कि सिंपली हम कहेंगे कि 50% जो वेरिएबिलिटी हमारे जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से, और 50% जो वेरिएबिलिटी है उन वेरिएबल्स की है जो जिनके अंदर हम इंटरेस्टेड नहीं है। सैंपल साइज जो है ये ऑब्वियसली इफेक्ट करता है एक्यूरेसी को ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे जैसे हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाएंगे हमारी एक्यूरेसी जो है वैसे उसी तरह इंक्रीज होती जाएगी। मिनिमम सैंपल साइज जो है यहाँ पर लास्ट पॉइंट पे लिखा है वो 30 होना चाहिए, और अपर लिमिट जो है ये 1000 तक चले जाती है। लेकिन कुछ स्टडीज जो है ऐसी होती है जहाँ पर जो है ये जो सैंपल साइज जो है ये इससे ज़्यादा भी लार्ज हो जाता है, लेकिन जो डाउन लिमिट है मिनिमम लिमिट वो 30 ही अमूमन ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर 30 को एक डिफाइन करने का मकसद ये है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी वो 30 के ऊपर अप्लाई होता है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं। हम अगर हमारे पास पॉपुलेशन जो है नॉर्मल ना हो, हमें नॉर्मल करने के लिए 30 या सैंपल साइज लार्ज चाहिए, और ये 30 या उससे अबव होना चाहिए। अच्छा, स्ट्रेटजीज फॉर डिटर्मिनिंग सैंपल साइज। इसके लिए 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं कि एक जब भी हम कोई रिसर्च या स्टडी कैरिड आउट करते हैं तो सैंपल साइज के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजीज ये होती है कि हम एक सैंपल्स को हम यूजिंग सेंसेस फॉर स्मॉल पॉपुलेशंस, हमारी जो सैंपल जो है वो एक स्मॉल पॉपुलेशन से हो। जब हमारी जो साइंसेस हम स्मॉल पॉपुलेशन से होगी तब हम ये भी कर सकते हैं कि हम होल पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं। इससे ये होगा हमारे रिजल्ट जो हैं बेटर वे में आएंगे। और स्मॉल पॉपुलेशन से यहाँ से मुराद यहाँ पर यानी कि एक पॉपुलेशन जिसके अंदर 200 या 300 मोस्ट यानी कि एक यूनिट्स हो, उसको हम कम्प्लीटली भी स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इमिटेटिंग ये सैंपल साइज ऑफ सिमिलर स्टडीज। अच्छा, जो स्टडी हम कर रहे हैं अगर उस तरह की स्टडी पहले भी हो चुकी हो तो हम उसी को हम यूज़ कर सकते हैं, उसी के सैंपल साइज को उसी तरीके को इमिटेट को कहते हैं कॉपी करना, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी अपनी रिसर्च में जो एक हमने डाटा लिया था वो एक न्यू एस्टिमेटर हमने बनाया था, तो उसके लिए हमें सैंपल साइज रिक्वायर था, एक डाटा रिक्वायर था। तो हमने क्या किया कि एक प्रीवियस पेपर में से हमने एक डाटा लिया और उसी को हमने एक रेफरेंस दे के कोड करके हमने उसी के ऊपर अपने जो एस्टिमेटर था उसके रिजल्ट्स को अपने एस्टिमेटर को अप्लाई कर दिए। यानी कि जस्ट क्या किया हमने, जो मेरी स्टडी और प्रीवियस स्टडी एक जैसी थी और एस्टिमेटर का जस्ट डिफरेंस था, हमने जस्ट प्रीवियस जो डाटा था उसी को हमने जस्ट इमिटेट किया, उसी को कॉपी कर दिया। थर्ड नंबर पे है यूज पब्लिश टेबल्स, यूजिंग पब्लिश टेबल्स। अच्छा, बहुत से ऐसे टेबल्स हैं जिनके अंदर जो है पी की वैल्यू, कॉन्फिडेंट वैल्यू और प्रेसिजन वैल्यू की डिफाइन होती है, और उसी के हवाले से एक सैंपल साइज गिवन होता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन 200 हो, 400 हो, 500 हो तो उसके अंदर आप 5% एक्यूरेसी के साथ या 95% कॉन्फिडेंट लेवल के साथ आप कितना सैंपल साइज ले सकते हैं। ये एक पब्लिश टेबल भी आपको बता सकते हैं, उनसे भी आप ये डायरेक्टली देख सकते हैं बजाय कि एक फार्मूला अप्लाई किया जाए। और 4 नंबर पे है अप्लाई द फार्मूला टू कैलकुलेट सैंपल साइज। हम यहाँ पर 4 नंबर पे एक फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। फार्मूला की मदद से हम चेक करते हैं कि हम पॉपुलेशन से कितना सैंपल हम ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है कि यूजिंग ए सेंसस फॉर स्मॉल पॉपुलेशन। ऑब्वियसली जब हमारे पास पॉपुलेशन एक स्मॉल होगी तो हम पूरी सेंसस को हम स्टडी कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं कि हम सैंपल साइज को हम कैलकुलेट करें, हम डायरेक्टली पूरी पॉपुलेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे ये हमारी एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी, हमारी प्रेसिजन भी इंक्रीज होगा, हमारे रिजल्ट जो हैं ये एक बेटर फॉर्म में हमें मिलेंगे। One approach is to use the entire population as the sample size
कॉस्ट कंसिडरेशंस मेक दिस इम्पॉसिबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। हाँ, जब हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन होगी तब कॉस्ट कंसिडरेशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमें कॉस्ट को इफेक्टिव रखने के लिए, मिनिमम रखने के लिए हमें सैम्पल साइज की स्मॉल सैम्पल की ज़रूरत होगी। लेकिन हमारे पास जब पॉपुलेशन ही हमारे पास स्मॉल होगी तब ये जो कॉस्ट जो है कंसिडरेशन ये एक ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहती। थर्ड पॉइंट है अट्रैक्टिव फॉर स्मॉल पॉपुलेशंस। ऑब्वियसली जब 200 या लेस होगी तो तब भी ये एक इसको हम पूरी पॉपुलेशन को एज ए सैम्पल साइज हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इमिटेटिंग ए सैम्पल साइज ऑफ सिमिलर स्टडीज़। अभी जिस तरह मैंने डिफाइन किया वही चीज़ है ऑलमोस्ट के जिस तरह सिमिलर स्टडीज़, अगर आपकी स्टडी और प्रीवियस स्टडी सेम है तो आप उन दोनों को आप प्रीवियस डाटा को, प्रीवियस सैम्पल साइज को कॉपी कर सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं यूजिंग दिस सेम सैम्पल साइज एज दोज ऑफ स्टडी सिमिलर टू द वन यू प्लान। उसका जिसको आप कॉपी करेंगे उसको आपका रेफरेंस भी आपको साइट करना पड़ेगा। जब आप रिसर्च काम में एक सैम्पल साइज या किसी के काम को इमिटेट या कॉपी करते हैं तो उसका रेफरेंस भी लाजमी दिया जाता है। थर्ड नंबर पे यूज पब्लिश टेबल्स। यहाँ पर पब्लिश टेबल्स एक एग्जांपल भी गिवन है जिसके अंदर जो है कॉन्फिडेंट टेबल उसकी वैल्यूज भी गिवन है। ये उसी तरह टेबल है जिस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक साइड पे अल्फा की वैल्यू, एक साइड पे सैम्पल साइज की वैल्यूज और दूसरी साइड पे अल्फा की वैल्यूज गिवन होती है और उनको आपस में मैच करके हम एक वैल्यू लेते हैं। जिस तरह 95% अगर हमारे पास वैल्यू हो या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यू तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आती है 1.96 है आती, जो हम टेबल से देखते हैं। इसी तरह जो ये टेबल्स हैं पब्लिश टेबल, इसके अंदर भी हम कॉन्फिडेंट टेबल को देखते हुए या और पॉपुलेशन साइज को देखते हुए हम एक सैम्पल साइज जो है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। पब्लिश टेबल जो है प्रोवाइड दिस सैम्पल साइज फॉर ए गिवन सेट ऑफ क्राइटेरिया। एक सेट ऑफ क्राइटेरिया यानी कि परसीजन इसमें हमारा क्राइटेरिया होता है, कॉन्फिडेंट टेबल होता है और अल्फा की वैल्यूज जो होती हैं इसको हम एक क्राइटेरिया एक रखते हैं, उसकी बेस पर हम अपना एक सैम्पल साइज जो है वो सिलेक्ट करते हैं। नेसेसरी फॉर गिवन कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रेसिजन, कॉन्फिडेंट लेवल एंड वेरिएबिलिटी। ये तीन चीज़ें प्रेसिजन, कॉन्फिडेंट लेवल्स एंड वेरिएबिलिटी, ये तीन चीज़ें जो है मोस्टली कंसिडर की जाती हैं इन पब्लिश टेबल्स में। द सैम्पल साइज presume that the attributes being measured are distributed normally or nearly so। यानी कि जो आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं जो वो नॉर्मली होंगे या नॉर्मली जो है उसको प्रिज्यूम किया जाता है। You may need to calculate necessary sample size for a different combination of levels of precision, confidence and variability। मैनी टाइम ये होता है कि हम जिस लेवल को जो हमारी स्टडी के नेसेसरी होता है वो हमारा लेवल जो है प्रेसिजन का और कॉन्फिडेंस का और वेरिएबिलिटी का, ये तीनों चीज़ें टेबल्स में नहीं मिलती, तो उसके लिए हमें एक अलग फार्मूला या एक अलग स्टडी जो है वो हमें कैरीड आउट करनी पड़ती है। यहाँ पर ये एक टेबल गिवन है, यहाँ पर साइज ऑफ पॉपुलेशन लिखा हुआ है और दूसरी साइड जो है ये एक प्रेसिजन की वैल्यूज लिखी हुई हैं। एक 5% की प्रेसिजन की वैल्यू है, उसके बाद 7% है और उसके बाद 10% प्रेसिजन की वैल्यू है। प्रेसिजन होता है यानी कि कितना क्लोज हम पॉपुलेशन पैरामीटर के अपने रिजल्ट हम चाहते हैं। प्रेसिजन की वैल्यू अगर लेफ्ट साइड पे देखें 10% होगी तो हमारा जो है हम सैम्पल साइज 51 ले सकते हैं। हमने प्रेसिजन को हमने और क्लोज किया है यानी कि हम मोर क्लोज हो गए प्रेसिजन के, अपनी परसेंटेज को हमने नैरो कर दिया। पहले 10% थी प्लस माइनस, अब हमने 7% कर दिया। अब जिस तरह नैरो हुआ हमारा जो कॉन्फिडेंस जो है ये एक इंटरवल, उसी तरह सैम्पल साइज इंक्रीज हो गया। इसी तरह जब 5% पे हमने किया प्रेसिजन तो हमारा जो है सैम्पल साइज वो इंक्रीज हो गया। हमारा
पर सी जो है हमें जितना ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए, हमारा सैंपल साइज जो है उसी तरह इंक्रीज करता जाएगा। सैंपल साइज फॉर 5%, 7%, 10% पर सी लेवल ये यहाँ पर गिवन है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है यहाँ पे वो 95% और पी की वैल्यू 0.5 ली गई है इस टेबल के लिहाज से। इसी तरह डिफरेंट टेबल्स होते हैं और उसी की बेस पर फर्दर जो है ये एक स्टडी की जाती है, उसी की बेस पर हम सैंपल साइज हम सिलेक्ट करते हैं। अब एक जो मोस्ट लेफ्ट कॉलम है यहाँ पे साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये वाला, यहाँ पर एक 100 पॉपुलेशन है, 125, इसी तरह 300 यहाँ पर पॉपुलेशन है। जब 300 पॉपुलेशन होगी तो 5% जो है पर CN के लिए आप 172 सैंपल साइज ले सकते हैं। इसी तरह अगर 7% आपको पर CN चाहिए तो 121 का सैंपल साइज, इसी तरह अगर 10% आपको पर CN चाहिए तो 76 सैंपल साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बेल शेप भी कहते हैं, बेल कर्व भी कहते हैं, इसका PDF ये नीचे गिवन है, 1/√2 सिग्मा स्क्वायर पाई मल्टीप्लाई बाय e की पावर -x माइनस म्यू होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ये एक शेप गिवन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि हमारा जो डाटा है वो एक नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं है तो हम कहते हैं कि ऑब्वियसली जो हमें कंप्लीट जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी हम कहते हैं। ये किसी की लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह के जिस तरह की ह्यूमन लाइफ है, इसको हम एज ए नॉर्मल कंसीडर करते हैं। यानी कि इंसान जब पैदा होता है तो उसमें पावर जो है वो कम होती है, या कहते हैं कि उसकी वो एक बच्चा होता है, उसके बाद वो चाइल्डहुड एज में आ जाता है, लड़कपन में आ जाता है, फिर यंग एज, उसके बाद जो है ऐसा ऐसा बुढ़ापा, यानी कि उसकी पावर जो है वो कम होती रहती है। वो एक अपनी बर्थ प्लेस में मिनिमम पावर पे था, और उसी तरह जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होती गई वो एक मैक्सिमम पावर पे जब जाता है 30-35 एज के टाइम। लेकिन जब ये एज गुजरनी शुरू हो जाती है तो उसकी पावर जो है वो कम होती रहती है, यानी कि ये एक नॉर्मल एक रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह अगर हम ब्लॉसम ऑफ फ्लावर्स देखें या एक किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग देखें, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली असेंबल नहीं होती। सबसे पहले उसकी जिस तरह एक लैपटॉप है उसका कीबोर्ड असेंबल होगा, उसकी रैम्स वगैरह असेंबल होंगी, उसकी स्क्रीन वगैरह वो बनेंगी, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी, और एट द एंड यानी कि जब वो पीक पे तब होंगी जब वो सारी चीज़ें मिलके एक फिटिंग में आ जाएंगी। और जैसे जैसे उन चीज़ों का इस्तेमाल होता रहेगा उनमें से चीज़ें ख़राब होती रहेंगी, और एट द एंड टाइम एक ऐसा भी आएगा जब उसमें से कोई चीज़ भी नहीं चलेगी। यानी कि एक लाइफ टाइम को भी ये एक डिफाइन करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैनी रैंडम वेरिएबल्स जो हैं उनकी हमें लाइफ नहीं हम कैलकुलेट कर सकते मुकम्मल तौर पर, एक लॉन्ग पीरियड भी चाहिए होता है। तो हम एक सैंपल साइज जो है उसको हम डिफाइन कर देते हैं। सैंपल साइज एक लार्ज होगा, दिस विल बी अप्रोचेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए एक क्राइटेरिया जो हमारी बुक्स में उन्होंने गिवन किया था वो 30 या उससे ग्रेटर है, ये एक बाउंड्री पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन भी रेज किया जाता है कि वाई 30, वाई नॉट 29 और 31? आई थिंक सो आई हैव एक्सप्लेन दिस बिफोर कि हर एक प्रोसीजर के लिए एक बाउंड्री डिफाइन की जाती है। जिस तरह अमूमन एक क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए अगर एक 4 है, अगर बाउंड्री से पहले अगर एक स्टॉप लग के बॉल बाहर गई तो 4 रन हैं, अगर डायरेक्ट बाउंड्री बगैर किसी स्टॉप के बाउंड्री ये उससे बाहर गई है तो ये 6 रन है। फ़र्क उस बाउंड्री का और ग्राउंड का शायद बेशक 0.5 सेंटीमीटर्स में हो, लेकिन वो एक बाउंड्री डिफाइन कर दी गई है। अगर बाउंड्री को डायरेक्ट टच करेगी या बियॉन्ड द बाउंड्री तो दैट इज 6, और अगर बाउंड्री से पहले बॉल को टच होगी तो ये 4 है। इसी तरह ये एक क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइन किया गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि सैंपल साइज ज़्यादा का मतलब 30 और ग्रेटर है, और लेकिन अगर उससे लेस होगा तो फिर वो एक नॉर्मल को फॉलो नहीं करेगा। ये एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम है जिसकी मदद से हम डिफाइन करते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम वो यही कहते हैं कि द थ्योरम सेज दैट इफ वी टेक सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन अगर हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं एंड कैलकुलेट x बार
Then sampling distribution of x bar will approach the normal distribution as the sample size n increases with mean, mu and standard error sigma over n. अच्छा, सैंपल साइज सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ये एक एक्स बार, ये एक स्टैटिस्टिक, एक फॉर्मूले के ऊपर बेस करता है, यानी कि डिफरेंट सैंपल्स हैं, उनके सैंपल पॉइंट्स थे, यानी कि मैं कहता हूँ 10 सैंपल पॉइंट्स थे। 10 सैंपल पॉइंट्स में से हमने 3 का सैंपल सिलेक्ट करना है। अब 3 के हिसाब से हम विद रिप्लेसमेंट से करें या विदाउट रिप्लेसमेंट से करें, उसके मैनी सैंपल्स बन सकते हैं। अगर विद रिप्लेसमेंट से करें तो 10 की पावर 3 ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और आई थिंक ये 1000 इसके सैंपल बनेंगे 10 की पावर 3, और 1000 सैंपल्स का हम मीन कैलकुलेट करेंगे अलग अलग, यानी कि फर्स्ट सैंपल जो 3 का था, फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक हमारे पास वैल्यूज थी और हमने 3 का सैंपल लेना। फर्स्ट सैंपल बन गया 1 2 3, उसके बाद 1 2 4, इसी तरह 1 2 5, इस तरह यानी कि हमारे सैंपल जो हैं वो बनते रहेंगे। अब हर पहले सैंपल का मीन, दूसरे का मीन, थर्ड का मीन और फोर्थ का मीन, इसी तरह डिफरेंट मीन जो हैं, इस तरह अगर 30 अगर हमारे पास जो मीन हमें मिल रहे हैं और उनको अगर शेप हम रिप्रेजेंट करें तो वो जो है एक नॉर्मल को फॉलो करेगी। और यही चीज़ जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ये एक स्टैटिस्टिक वैल्यू के अबाउट के बारे में होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी एक्स बार की, ये फॉलो करेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, म्यू एंड स्टैंडर्ड एरर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है एक। अच्छा, अब एक फार्मूला है, अगर हमारे पास ये जो परसीन वगैरह हमें सूटेबल नहीं मिल रहे तो हम फार्मूले की मदद से भी हम अपना सैंपल साइज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर वाला आपने फार्मूला देखना है, एन इज इक्वल टू सी अल्फा का स्क्वायर डॉट पी डॉट क्यू डिवाइड बाय ई का स्क्वायर। ई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डिजायर लेवल ऑफ प्रिसीजन, और पी हमारे पास ये एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन ऑफ एन एट्रीब्यूट उसको रिप्रेजेंट करता है, और क्यू जो है ये 1 माइनस पी की वैल्यू को डिफाइन करता है। हमें जितना सैंपल साइज रिक्वायर होगा जी अल्फा की वैल्यू, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। 95% कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से जी अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.96, वो हम पुट करेंगे। इसी तरह अगर हमें 5% लेवल ई की चाहिए वैल्यू, तो उसके लिए हम परसीएन की वैल्यू को हम पुट करेंगे। The value of z is found in statistical table which contain the area under the normal curve. Z is equal to 1.96 for 95% level of confidence. इसके अलावा ये एक सिंप्लीफाइड, इसको भी फॉर्मूला कहते हैं कि इसकी बेस पर भी हम सैंपल साइज वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास उस सूरत में होगा ये वाला फॉर्मूला जब हमारे पास पॉपुलेशन साइज हमारे पास गिवन ना हो। अगर हमारे पास पॉपुलेशन साइज गिवन हो गया तब यहाँ पर हम ये वाला अबव फार्मूला वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू जी अल्फा का स्क्वायर पी क्यू, यहाँ पर कैपिटल एन वो हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय जी अल्फा का स्क्वायर डॉट पी डॉट क्यू प्लस एन ई का स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट किया था यमानी ने 1967 में, प्रोवाइड ए सिंप्लीफाइड फार्मूला टू कैलकुलेट सैंपल साइज। इसमें एजम्पशन जो है वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल की रखी गई है और पी की वैल्यू भी 0.5, उसके लिहाज से ये सैंपल साइज हम सिलेक्ट कर रहे हैं। वेर एन इज द सैंपल साइज, कैपिटल एन इज द पॉपुलेशन साइज, और ई की वैल्यू जो है ये लेवल ऑफ परसीएन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के लिहाज से अगर हम पॉपुलेशन के ऊपर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रेटिफाइड के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको
हम जिनकी मदद से हम सैम्पल साइज सेलेक्ट करते हैं, जिनको लिए फर्स्ट एक इक्वल एलोकेशन है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन है, न्यूमन एलोकेशन है और लास्ट पे है ऑप्टिमम एलोकेशन। ये चारों एलोकेशंस को हम यूज़ करते हैं। अगर हम हमारे पास जो है ग्रुप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल, उनके अंदर सैंपल पॉइंट्स हो, तब हम इक्वल एलोकेशन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो सैंपल पॉइंट्स के हिसाब से, तब हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल एलोकेशन ये है डिफाइन करती है कि जिस ग्रुप का जितना साइज़ ज़्यादा होगा उसके अंदर से उतना ज़्यादा जो सैंपल साइज़ वो सिलेक्ट होगा, और जिस ग्रुप का सैंपल जितना कम होगा उसी के लिहाज से उसमें सैंपल की सिलेक्शन जो है की प्रोपोर्शन जो है वो उतनी कम होगी। उसके बाद सैंपल साइज फ्रॉम ऑप्टिमम एलोकेशन। ऑप्टिमम एलोकेशन, द एलोकेशन ऑफ सैंपल यूनिट्स टू द डिफरेंट स्ट्रेटम इज डिटरमाइंड विद ए व्यू टू मिनिमाइज द वेरिएंस फॉर ए स्पेसिफाइड कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द सर्वे और टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द वेरिएंस। इसमें दो चीज़ें जो है, वेरिएंस जो है उसको भी मिनिमाइज किया जाता है और सेकंड चीज़ जो है कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द सर्वे उसको भी मिनिमाइज किया जाता है। ऑब्वियसली जब हम डिफरेंट स्ट्रेटम की तरफ हम मूव करेंगे तो हमारा जो है कॉस्ट जो है वो हमारी इंक्रीज होगी और वेरिएंस जो है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन बाय यूजिंग दिस एलोकेशन इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे मिनिमाइज किया जाता है। यही यहाँ पे ऑब्जर्व कॉस्ट को यहाँ पर डिफाइन करता है, विच इज कांस्टेंट सी इज the average cost of serving one unit in the ith stratum, और therefore the required sample size in different stratum is given by, अगर different stratum से जो हम sample size इकट्ठा करेंगे वो उसके लिए ये जो values जो है ये फॉर्मूला ni ये हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू n और मल्टीप्लाई बाय होल दिस फॉर्मूला। इसके अंदर जो c की वैल्यू है ये हम यहाँ पे a प्लस मिशन NiCi इसको हम रिप्रेजेंट करके हम कैलकुलेट करेंगे। I यानी कि रिप्रेजेंट I कर रहा है 1 to k यानी कि k स्ट्रेटम जो है डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनको, और Ni जो है डिफरेंट ग्रुप्स में जो सैंपल जो सिलेक्ट हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।